हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मजेदार उपन्यास वो कौन था का पार्ट 14। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सब कुछ जानकर तुम क्या करोगे देवराज चौहान? जगमोहन को आज़ाद कराऊंगा और जरूरत समझी तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा, अगर हो सका तो। जगमोहन तुम्हें बहुत मानता है और डेविड ब्राउन भी तुम्हें बहुत मानता है। सच बात तो यह है कि जब तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा तो डेविड ब्राउन ने जगमोहन को फ़ोन किया था। मैं मलेशिया में था, जगमोहन ने बताया था। नीरा खोटे ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, इस विश्वास के साथ बताती हूँ कि तुम जगमोहन की ही तरह मामला ठीक करने की चेष्टा करोगे। बाद में डेविड ब्राउन इस स्थिति में नहीं रहा कि तुमसे बात कर पाता, नहीं तो उसने तुम्हें ज़रूर फ़ोन किया होता। बैठ जाओ, हमें आराम से बात करनी चाहिए, देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह उठा। नीरा कोटे उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। साठे ने रिवॉल्वर जेब में रखी और बैठ गया। कॉफ़ी लोगे? नीरा ने पूछा। मुझे सिर्फ तुम्हारी बातें सुननी है, देवराज चौहान ने कहा। नीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, डेविड ब्राउन और सोनू सावंत में भाइयों की तरह रिश्ता है। दोनों के अपने अपने धंधे हैं, परंतु उनमें प्रेम है। सही बात तो यह है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, परंतु जो बातें मुझे सोनू सावंत, गजानन पाटिल और जगमोहन से पता लगी, वो ही मैं तुम्हें बता रही हूँ, नीरा ने बेचैन से स्वर में कहा। बातें तुम्हें मोटे तौर पर बता रही हूँ, सीधे सीधे बता रही हूँ। कहो, मैं समझ जाऊँगा, देवराज चौहान बोला। सोनू सावंत की 14 वर्षीय बेटी मेना का मुंबई के जुहू इलाके से अपहरण हो गया। तब वो अपनी माँ के साथ मार्केट में शॉपिंग करने आई थी। कोई नहीं जानता था कि उस बच्ची का पिता सोनू सावंत है। वो अपने परिवार को अपने से दूर और सुरक्षित रखता था। उनसे मिलने में भी सावधानी बरतता था। ऐसे में एक वैन उनके पास आकर रुकी। माँ को धक्का दिया, लड़की को वैन में घसीटा और वैन चली गई। तो वो 14 साल की लड़की मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन सोनू सावंत की है, साठे के होठों से निकला। हाँ, नीरा ने सूख रहे होठों पर जीभ फेरी और कहा। बात तुरंत सोनू सावंत तक पहुंची। सोनू सावंत की वो इकलौती बेटी है और उसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है। सोनू सावंत ने 1 घंटे में मालूम कर लिया कि ये हरकत शंकर पावड़े के गैंग की है। सोनू सावंत परेशान हो उठा, क्योंकि पावड़े का गैंग लड़कियों को ड्रग्स की आदत डलवाकर उन्हें जिस्म बेचने के काम में धकेल देता था। सोनू सावंत की ताकत के सामने पावड़े का गैंग कुछ नहीं था, परंतु वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था कि जिससे उसकी बेटी मैना को खतरा हो। यहाँ तक कि वो इस बात को भी जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो उसकी बेटी है। वो चाहता था कि गुपचुप ढंग से अपनी बेटी को पावड़े के गैंग के हाथों से आज़ाद करा ले। ऐसे में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि पावड़े के गैंग से खबर निकाली जा सके कि मैना को कहाँ रखा गया है। ऐसे में अगले 4 घंटे उसके लिए काफ़ी थे, परंतु हर तरफ से एक ही जवाब मिल रहा था कि ऐसी कोई लड़की पावड़े के गैंग में कैद नहीं है। इससे सोनू सावंत और भी सावधान हो उठा कि इसका मतलब जिसने उसकी बेटी को उठाया है वो उसकी हकीकत जानता है। तभी तो मैना की कोई खबर नहीं मिल रही। उसने एक बार फिर मालूम करवाया कि अपहरण करने वाले कौन थे। तब भी पावड़े का नाम ही सामने आया। सोनू सावंत चाहता तो 1 घंटे में पावड़े को उठवाकर अपने सामने खड़ा कर देता, परंतु ऐसा करना घातक था। मैना को नुकसान पहुंच सकता था। सोनू सावंत ने सब्र से काम लेते हुए डेविड ब्राउन को फ़ोन किया, जो कि गोवा में स्थायी तौर पर टिका हुआ है। सब कुछ जानने के बाद डेविड ब्राउन ने कहा कि तुम्हारी बेटी को ढूंढने का काम बढ़िया ढंग से देवराज चौहान कर सकता है। बात भी नहीं खुलेगी और मैना भी वापस मिल जाएगी। डेविड ब्राउन ने सोनू सावंत को विश्वास दिलाया था कि उसका ये काम देवराज चौहान से बेहतर ढंग से कोई नहीं कर सकता। तब डेविड ने तुम्हें फ़ोन किया। तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा तो उसने जगमोहन को फ़ोन किया। जगमोहन का कहना था कि वो इस कारण डेविड की बात मानकर सोनू सावंत की सहायता करने को तैयार हो गया है कि बात 14 साल की बच्ची की है,
इन दादाओं के फेर में उलझकर कहीं उसकी जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। नीरा खोटे ने गहरी सांस ली। तो वो डेविड ब्राउन था जिसके लिए जगमोहन काम कर रहा था। देवराज चौहान बोला, अगर इस बात का जवाब मुझे पहले मिल गया होता तो मुझे भटकना नहीं पड़ता। मैं यही सोचता रहा कि वो कौन था जिसके लिए, पर यह बात गले से नहीं उतर रही। साठे बोला, तुम शाम को डेविड ब्राउन से मिले हो और इस बात की उलझन मुझे भी है। पहले इसकी बातें पूरी होने दे साठे, हम कुछ भी नहीं जानते। नीरा खोटे ने पुनः गंभीर स्वर में कहा। डेविड ब्राउन ने उधर जगमोहन को फ़ोन किया। जगमोहन ने डेविड की बात मानी, लेकिन अभी उसने काम भी नहीं शुरू किया कि तभी सोनू सावंत को धमकी भरा फ़ोन आ गया कि अगर वो मैना की सलामती चाहता है तो उसे तलाश करने की चेष्टा न करे। जगमोहन या देवराज चौहान को भी पीछे हटा दे, आराम से बैठे, उससे फिर बात की जाएगी। धमकी देने वालों को कैसे पता चला कि डेविड ब्राउन ने जगमोहन से बात की है? देवराज चौहान ने पूछा। ये मैं नहीं जानती। फिर परंतु सोनू सावंत इस बात से सतर्क हो गया कि पावड़े के गैंग वाले, यानी कि पावड़े कैसे जानता है कि मैना उसकी बेटी है। इसी बात से सोनू सावंत को खतरा लगा कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। उसने डेविड ब्राउन को वापस गोवा फ़ोन किया, परंतु फ़ोन नहीं मिला, स्विच ऑफ ही आता रहा। डेविड ब्राउन से अचानक संपर्क कट गया था। सोनू सावंत ने गजानन पाटिल से बात की कि जो भी करना होगा छिपकर करना होगा, क्योंकि पावड़े के गैंग के लोगों की निगाह उसकी हरकतों पर है। संभव है कि उसके गैंग के लोग हमारे में शामिल हो। ऐसे में सोनू सावंत और गजानन पाटिल ने प्लान तैयार किया कि आगे का काम कैसे करना है। इन हालातों में उनकी सारी आशा जगमोहन पर टिक गई थी कि क्या वो सब ठीक कर लेगा, मैना को पावड़े के लोगों से बचाकर वापस ले आएगा। डेविड ने जगमोहन को बता दिया था कि मैना पावड़े के गैंग के पास है, परंतु जगमोहन का रास्ता आसान बनाने के लिए गजानन ने खुद सामने आने की उपेक्षा किसी प्रकार नवल देशमुख नाम के एक व्यक्ति से एक रेस्टोरेंट में मीटिंग तय करा दी कि वो आदमी पावड़े तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। नवल देशमुख ने जगमोहन को बताया कि पावड़े की पुरानी प्रेमिका नीरा खोटे, यानी कि मैं, अंधेरी के डिलक्स बार में काम करती है। नीरा के द्वारा वो पावड़े तक पहुंच सकता है। यहाँ से मैं इस मामले में आती हूँ। बता दूँ कि जब जगमोहन मुझसे मिला तो मैं जगमोहन के बारे में सब जानती थी कि वो मेरे पास क्यों आ रहा है, मुझसे क्या चाहता है, क्यों मेरे डांस पर नोटों की बरसात कर रहा है। तुम्हें ये बात पहले से कैसे पता थी? देवराज चौहान बोला। गजानन पाटिल ने बताई थी। गजानन पाटिल को मैं पुराना जानती हूँ। कॉलेज के दिनों में उसकी छोटी बहन मेरे साथ पढ़ा करती थी। कुछ आवारा लड़कों ने तब उसकी बहन के साथ रेप किया और हत्या कर दी, लेकिन मैंने ये सब देखा था और मेरी गवाही से ही उसकी बहन के हत्यारों को सज़ा मिली थी। गजानन जानता था कि मैं अंधेरी के डिलक्स बार में डांसर का काम कर रही हूँ। ऐसे में उसने मुझे फ़ोन किया, सोनू सावंत की बेटी के बारे में सारे हालात बताए। ये भी कहा कि उन्हें कुछ ना करने की मिली धमकी की वजह से वो खामोश बैठे हैं, परंतु उसने मेरी सहायता मांगी। इस हुलिये का व्यक्ति जिसका नाम जगमोहन है वो मेरे से मिलेगा और इसे पावड़े तक पहुंचाना है। मैंने ये काम करने की हाँ कह दी। इस प्रकार मुझे सोनू सावंत और उसकी बेटी तथा अन्य बातों का पता चल गया था। नीरा ने गंभीर स्वर में कहा। गजानन ने मुझे स्पष्ट कहा था कि जगमोहन को शंकर पावड़े की तरफ भेजना है, उसकी हर तरह से सहायता करनी है, मैं उसे पावड़े से मिलवाऊं। मैंने ऐसा ही किया, परंतु जगमोहन और मेरे में ट्यूनिंग अच्छी जम गई। हम एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। मैंने उसे बता दिया था कि सोनू सावंत को धमकी दी गई है, अगर वो बेटी की खैरियत चाहता है तो जगमोहन देवराज चौहान को इस मामले में ना ले। तब मेरा नाम इस मामले में क्यों आया? मैं तो मलेशिया में था, देवराज चौहान ने कहा। ये बात तो धमकी देने वाला ही बता सकता है। आगे बढ़ो, आगे कहो, फिर क्या हुआ? मैंने पावड़े से बात की। ये तुम्हें बता दूं कि मैंने और जगमोहन ने
शादी कर लेने की खबर जानबूझकर उड़ाई थी ताकि पावड़े या कोई और ये न सोचे कि मैं जगमोहन के साथ क्यों हूँ। पावड़े को मैंने बताया कि मैं जगमोहन के साथ शादी कर रही हूँ। सुनकर वो खुश नहीं हुआ। वो अब भी मुझे चाहता था। मेरे कहने पर उसने जगमोहन से मिलने की बात मान ली, लेकिन वो व्यस्त चल रहा था। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। तब मैंने पावड़े से कहा कि वो जगमोहन से फ़ोन पर बात करे। जगमोहन ने फ़ोन पर बात की। जुहू से उठाई 14 साल की मीना के बारे में जगमोहन ने बात की कि उसे आज़ाद कर दे। पावड़े ने कहा कि वो मीना के बारे में पता करता है। अगली बार फ़ोन पर बात होने पर पावड़े ने कहा कि ऐसी कोई लड़की उसके गैंग ने नहीं उठाई। ये बात मुझे पावड़े ने बताई थी। देवराज चौहान बोला, तुम पावड़े से मिले थे? 2 बार। अब वो मर चुका है ना? हाँ। नीरा खोटे ने गहरी सांस ली। फिर कहा, मुझे और जगमोहन को पावड़े की बात पर जरा भी यकीन नहीं था। जगमोहन पावड़े को पकड़ने की सोच रहा था कि तभी गजानन का फोन आया। वो परेशान था। गजानन ने पूछा कि जगमोहन ने क्या किया। मैंने बताया। तब गजानन ने मुझे बताया कि जो करना है जल्दी करो, हालात और ख़राब होने लगे हैं। मेरे पूछने पर वो बोला कि कुछ लोग मीना के नाम पर सोनू सावंत के पास पहुँचे। सोनू सावंत के कंधे में चने के दाने के साइज का माइक्रोफोन फिट कर दिया गया है ताकि वो जो भी बातें करे सुनी जा सके। और कुछ लोग गनमैन के तौर पर उसके आदमियों में शामिल कर दिए गए हैं। 2 तो उसके करीब ही रहते हैं। सोनू सावंत ने ऐतराज़ उठाने की चेष्टा की तो उसे मीना की धमकी दी गई कि वो जो कर रहे हैं उस बात को माने, नहीं तो मीना को मार दिया जाएगा। तो सोनू सावंत फंस गया बुरी तरह। उसे घेर लिया गया। देवराज चौहान बोला। नीरा गंभीर नजर आ रही थी। गजानन ने मुझसे कहा था कि जगमोहन को सब कुछ बता दूं और उसे तेजी से काम करने को कहूं। मैंने ऐसा ही किया। जगमोहन पावड़े पर हाथ डालने की चेष्टा में था। गजानन आने वाले वक्त को पहचान चुका था कि कुछ अनजान लोग सोनू सावंत पर हावी होने की चेष्टा कर रहे हैं। उसे डर था कि उसका नंबर भी आ सकता है। ये बात उसने मुझे बुलाकर कही और मुझे बताकर उसने प्लान बनाया। क्या? सोनू सावंत के यहाँ काम करने वाली एक लड़की ने कलेक्शन के 20 लाख रुपए हड़प लिए थे। सोनू सावंत का नियम है कि जो हेरा फेरी करे उसे ख़त्म कर दो। किसी को ज़रूरत हो तो वो उससे उधार पैसा ले सकता है। ऐसे में उस लड़की को मारा जाना था। खास बात तो यह है कि लड़की की कदकाठी पूरी तरह मेरे से मिलती थी। ये बातें मुझे गजानन ने बुलाकर कही थी। गजानन का प्लान था कि अगर जगमोहन की आंखों के सामने मेरी हत्या हो जाए तो वो पावड़े को नहीं छोड़ने वाला। मुझे नहीं पता गजानन का प्लान ठीक था या नहीं, परंतु इस काम में मैं अपना दिमाग नहीं लगा रही थी। सोनू सावंत फंसा पड़ा था। गजानन से जो हो पा रहा था वो कर रहा था। उधर जगमोहन अपनी कोशिशों में लगा हुआ था। गजानन ने उस लड़की से कहा कि उसकी जान बख्शी जा सकती है अगर उसके कहे मुताबिक एक काम कर दे। लड़की तुरंत मान गई। ऐसे में गजानन ने एक्सपर्ट मेकअप वाले को बुलाया और लड़की के चेहरे को मेकअप और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करके उसका चेहरा पूरी तरह मेरा जैसा बना दिया और उसे समझाकर जगमोहन के पास भेज दिया। तो फुटपाथ पर गोलियों से मरने वाली तुम नहीं, वो लड़की थी। देवराज चौहान बोला। हाँ, और गोलियां चलाने वाले गजानन के भेजे आदमी। सही कहा। गजानन का प्लान था कि मुझे मरता देख जगमोहन गुस्से से पावड़े पर चढ़ दौड़ेगा और मीना की भी खोज खबर पावड़े से ले लेगा। गजानन ने जगमोहन की निगरानी पर अपना आदमी भी लगा दिया था कि पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। जब जगमोहन ने मुझे मरते देखा तो वो सच में गुस्से से भर गया। कार लेकर पागलों की तरह पावड़े के ठिकाने की तरफ दौड़ा। उसने यही सोचा था कि पावड़े के इशारे पर मेरी हत्या की गई है। गजानन ने सब कुछ ठीक प्लान किया था। हो तो वैसा ही रहा था जैसा उसने सोचा था, परंतु ऐसा न हो सका। क्यों? कुछ अनजान लोगों ने जगमोहन को पावड़े तक पहुंचने से पहले ही रोका, पकड़ा और अपहरण करके ले गए। उसके बाद से अब तक जगमोहन का पता नहीं। नीरा खोटे ने गंभीर स्वर में कहा।
जगमोहन का अपहरण करने वाले कौन लोग थे? मैं नहीं जानती। गजानन भी नहीं जानता। गजानन का जो आदमी जगमोहन के पीछे था, उसके हाथ तब जगमोहन का फ़ोन लग गया था। जब जगमोहन का अपहरण किया जा रहा था, उसने सड़क पर से फ़ोन उठा लिया था। उसका नाम मधुराव था। वो गजानन का विश्वासी आदमी मधुराव। इस आदमी से जगमोहन के फ़ोन पर मेरी बात हुई, एक बार मिला भी था। देवराज चौहान ने कहा मधुराव उन लोगों के पीछे जाना चाहता था जो जगमोहन का अपहरण करके ले जा रहे थे। तब मधुराव ने यही समझा कि वो पावड़े के आदमी हैं, परंतु वो उसका पीछा नहीं कर सका। वो जगमोहन को लेकर निकल गए। मधुराव सीधा गजानन के पास पहुंचा, सब कुछ बताया। गजानन ने मालूम करने की चेष्टा की कि जगमोहन को कहाँ ले जाया गया है, परंतु उसे ये खबर मिली कि जगमोहन पावड़े के पास नहीं है। पावड़े के गैंग के लोगों को जगमोहन की कोई खबर नहीं है। गजानन के लिए परेशानी की बात थी। उसे सिर्फ मैना की चिंता थी। वो यही सोचता था कि पावड़े के गैंग के लोगों ने मैना को कहीं छिपा रखा है। जगमोहन कुछ नहीं कर सका था और उसका अपहरण हो गया। उधर सोनू सावंत अनजान लोगों की गिरफ्त में था। तब गजानन सोचने लगा कि अब वो खुद मैना को ढूंढने की चेष्टा करेगा। गजानन जानता था कि पावड़े के गैंग के मालिक टोनी बलसार और जोएल थे। इस बारे में उसने मेरे से कोई बात नहीं की। वो सिर्फ शंकर पावड़े का नाम लेता था। नीरा ने गंभीर स्वर में कहा, अब मेरा काम खत्म हो गया था। गजानन ने मुझे वापस भेज दिया। 2 दिन बाद मधुराव मुझसे मिला। मुझे 2 लाख रुपए देकर कहा कि गजानन ने कहा है कि मैं महीने भर के लिए मुंबई से बाहर चली जाऊं। तुम्हें खतरा हो सकता है। पूछने पर मधुराव ने बताया कि गजानन के अलावा सोनू सावंत के हर खास आदमी पर पहरा लगा दिया है। उनके शरीर में ट्रांसमीटर फिट कर दिए गए हैं। अपने गनमैन उनके गनमैनों में शामिल कर दिए गए हैं ताकि हर हरकत पर नज़र रखी जा सके। सोनू सावंत ने अपने आदमियों से कहा है कि वो इन लोगों की बातें माने, नहीं तो उसकी बेटी को जान का खतरा हो सकता है। ऐसे में सब चुप हैं। ये सुनकर मैं समझ गई कि मुझे भी खतरा हो सकता है। मैं उसी दिन मुंबई से गोवा आकर यहाँ इसी होटल में रहने लगी। इस बात का कोई गवाह तो है नहीं कि इसने तुमसे ये कहा। इस बात में झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा, ये तो तुम ही बता सकती हो। साठे, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, ये सच कह रही है। सच कह रही है? साठे ने देवराज चौहान को देखा। तो क्या डेविड ब्राउन ने तुमसे कहा नहीं कि? कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे, परंतु वहाँ 2 बातें ऐसी हुई थी जो नीरा की बात के बाद मुझे याद आने लगी हैं। अगर उन 2 बातों पर गौर करूँ तो नीरा सच कहती हो सकती है। कौन सी बातें? देवराज चौहान ने उसे बताया कि डेविड ब्राउन के रोकने पर भी उसकी तलाशी ली गई। डेविड की बात को उस आदमी ने नहीं माना। दूसरे, बिना फ़ोन आए लैला डेविड को पीछे वाले कमरे में ज़बरदस्ती वाले अंदाज में बुलाया और जब डेविड ब्राउन वापस आया तो परेशान सा लग रहा था। के बाद उसके बात करने में सख्ती आ गई थी। तुम्हारा मतलब है कि डेविड ब्राउन तुमसे जो बात कर रहा था वो दबाव में कर रहा था? ऐसा संभव है। अजीब बात कर रहे हो तुम। कुछ भी अजीब नहीं है। सोनू सावंत की तरह डेविड भी मजबूर हो सकता है। मुझे इसकी बात पर ज़्यादा भरोसा है क्योंकि इसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। ये 20-22 दिन से इसी होटल में टिकी हुई है, जबकि डेविड के पास झूठ या गलत बोलने की कई वजह हो सकती हैं। अभी भी मामला पूरी तरह मेरे सामने साफ नहीं है। इन 20-22 दिन में तुमने गजानन को फ़ोन किया? साठे ने नीरा से पूछा। नहीं, मधुराव ने मना कर दिया था कि अब गजानन को फ़ोन न करूं। मुझे नहीं पता कि मुंबई में क्या हो रहा है। सोनू सावंत को उसकी बेटी मिली कि नहीं, या क्या हुआ। फिर उसने देवराज चौहान को देखा। तुम इस मामले में किस तरह आ गए? वहाँ मुंबई में क्या हो रहा है? देवराज चौहान ने कम शब्दों में सारी बात बता दी। सुनने के बाद नीरा ने कहा, वो तस्वीरें मुझे दिखाना। देवराज चौहान ने डिजाइनरदार बालों वाली लड़की और चांदी के दांत वाले हत्यारे की तस्वीर दिखाई। लड़की की तस्वीर देखते ही नीरा चौंकी। ये इसे तो मैंने कल कल नहीं परसों इसी होटल में रेस्टोरेंट में देखा था, वो कह उठी। देवराज चौहान और साठे चौके। इस लड़की को? देवराज चौहान का स्वर तेज हो गया।
हाँ, इसी लड़की को। इसके साथ करीब 25 बरस का क्लीन शेव स्लिम सा युवक भी था। दोनों ने डिनर किया था। मैं इनके बराबर वाली टेबल पर बैठी थी। जो वेटर इन्हें सर्व कर रहा था वो मुझे भी सर्व कर रहा था। देवराज चौहान की आंखों में चमक आ गई थी। मुझे इस लड़की की जरूरत है। ये मुझे बहुत कुछ बता सकती है। देवराज चौहान कह उठा। नीरा ने देवराज चौहान को देखा। मुझे नहीं पता ये कहाँ रहती है। तुम उस वेटर को जानती हो जो इसे और तुम्हें डिनर सर्व कर रहा था? पहचानती हूँ। मुझे इस होटल में ठहरे 3 सप्ताह हो चुके हैं, नीरा खोटे ने कहा। तो उस वेटर से पता करो। नीरा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। तुम 3 सप्ताह से यहाँ हो, ये बात तो वेटर जानता होगा। तुम्हें आसानी से बता सकता है कि जरूरी तो नहीं कि वेटर इस तस्वीर वाली लड़की को पहचानता हो सकता है ये लड़की यहाँ आती रहती हो। देवराज चौहान ने कहा। उसके साथ जो लड़का था वो उसे सिस्टर कहकर बुला रहा था। नीरा के चेहरे पर सोच के भाव थे। वो दोनों भाई बहन हो सकते हैं। तुम पता करो। अभी रेस्टोरेंट खुला है, 11 बजे हैं। नीरा ने लड़की की तस्वीर उठाई और खड़े होते बोली, मैं कोशिश करती हूँ पता करने की। उसके साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि सोनू सावंत जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन पर इस तरह कब्जा कर लिया जाए? साठे बोला। ये बात इस पर निर्भर करती है कि वो अपनी बेटी को कितना चाहता है। नीरा ने बताया कि वो सोनू सावंत की इकलौती औलाद है। वो जरूर अपनी बेटी को इतना चाहता है कि उसके लिए कुछ भी कर दे। इस बात को वो लोग जानते हैं जिन्होंने मैना को उठाया है। मैना की गर्दन पर चाकू रखकर ही उन लोगों ने सावंत के साथ खेल खेला है। सोनू सावंत ही नहीं, उसके सारे खास लोगों पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। अब मुझे समझ में आया है कि गजानन ने क्यों अपने आदमियों से छिपकर मेरी जेब में कागज डाला था। तब उसके शरीर में माइक्रोफोन लगा था। उसके पास गनमैनों में उस पर नजर रखने वाले लोग थे। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा, आखिर जगमोहन का अपहरण करने वाले, सोनू सावंत की बेटी का अपहरण करने वाले कौन लोग हैं? ये चाहते क्या हैं? ये तो मुझे नहीं पता, पर इतनी जानकारी मुझे है कि सोनू सावंत पावड़े से, उसके मरने के बाद गुलाम से और जोएल टोनी बलसार से मीटिंग करने जा रहा था। और इस मीटिंग में वो अपनी ताकत इस गैंग के हवाले करने वाला था। तुम्हारा मतलब है कि सोनू सावंत की बेटी का अपहरण करके उसे ऐसा करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था? लगता तो ऐसा ही है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। 1 घंटे बाद नीरा खोटे लौटी। तब रात के 12 बज चुके थे। इस लड़की का नाम नैन्सी ब्राउन है। नीरा तस्वीर वापस देते कह उठी, ये नरोजा में रहती है। नैन्सी ब्राउन। ब्राउन। देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। इसका डेविड ब्राउन के साथ कोई रिश्ता हो सकता है। डेविड और सुनैना की बेटी हो सकती है ये, साठे ने कहा। कुछ भी हो सकता है। देवराज चौहान ने नीरा से पूछा, तुम्हें यह बात किसने बताई? वेटर ने पता करके बताई। मैंने उसे 500 रुपये दिए। वेटर ने बताया कि नैन्सी ब्राउन 1 डेढ़ महीने में एक बार जरूर यहाँ के रेस्टोरेंट में डिनर करने आती है। वो कई सालों से आ रही है। गोवानी ही है वो। नरोवा में रहती है। नरोवा में रहती है। हाँ, ये क्या जगह है? इस वक्त हम पणजी में है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर वेला गोवा नाम की जगह पड़ती है। वेला गोवा के पास एक छोटा सा टापू पड़ता है जिसमें जिएदाद और नरोवा नाम की सिर्फ 2 ही जगह पड़ती है। वहाँ कोई नहीं जा सकता। जिएदाद वाला इलाका समतल जगह पर है और नरोवा नाम का इलाका मिट्टी के टीले पर बसा है। वहाँ बड़े बड़े बंगले बने हैं और अमीर लोग ही उधर रहते हैं। बाहरी लोग बहुत कम होते हैं। नरोवा में 52 नंबर बंगले में नैन्सी रहती है। इस लड़की यानी कि नैन्सी के बारे में कुछ और पता चला? इसके सिवाय कुछ नहीं कि उसका भाई भी उसके साथ रहता है। कोई और भी रहता हो तो पता नहीं। देवराज चौहान ने तस्वीर जेब में रख ली। चेहरे पर सोचे थी। अब तुम क्या करोगे? नीरा ने गंभीर स्वर में पूछा। इसी लड़की से मिलना चाहूँगा। देवराज चौहान ने पूछा, तुमने इसे चांदी के दांत वाले खतरनाक हत्यारे के साथ देखा था, तो इससे मिलने से तुम्हें खतरा हो सकता है। नीरा ने कहा, कोई बात नहीं, मिलना तो पड़ेगा। मेरे ख्याल में डेविड से मिलो। उससे पूछो कि नैन्सी ब्राउन कौन है।
डेविड भी ब्राउन, ये भी ब्राउन। शायद डेविड से अब मुलाकात नहीं हो सकती। उसका फ़ोन नंबर हो तो। हमारी मुलाकात ऐसी नहीं थी कि वो मुझे अपना फ़ोन नंबर देता। देवराज चौहान बोला। अब मैं आशा करूँ कि यहाँ पर जो हम में बातें हुई है वो तुम किसी को नहीं करोगी। मैंने किससे करनी है? मेरा इस मामले में कोई मतलब नहीं। मैंने तो गजानंद के खातिर इस काम में दखल दिया और जब उसने कहा तो पीछे हट गई। नीरा व्याकुल सी कह उठी। तुम सब ठीक कर दोगे? पता नहीं। ऐसा कुछ मत करना कि सोनू सावंत की बेटी की जान को खतरा बढ़ जाए। मैं सोनू सावंत की बेटी के लिए नहीं, जगमोहन के खातिर भागदौड़ कर रहा हूँ। मेरा पहला लक्ष्य जगमोहन को वापस पाना है। मेरा सोनू सावंत से कोई वास्ता है ही नहीं। फिर भी कहीं उसकी बेटी मिले तो बचाना उसे। वो बच्ची ही तो है। देवराज चौहान और विक्रम साठे वहां से बाहर आ गए। दोनों गंभीर दिख रहे थे। रेस्टोरेंट की पार्किंग में अपनी कार उठाई और वापस चल पड़े। 12 के ऊपर का वक्त था। रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। अब काफ़ी कुछ हमारे सामने स्पष्ट हो गया है। साठे बोला। तस्वीर वाली लड़की का भी पता चल गया है। अभी काफ़ी कुछ पता लगाना बाकी है। जगमोहन का पता नहीं। कई बातों का हमें पता नहीं। नैन्सी पता नहीं क्या जवाब देगी। नीरा ने ठीक कहा था कि नैन्सी चांदी के दांत वाले को जानती है तो वो हत्यारा वहाँ भी हो सकता है। साठे बोला। अब मुझे उसकी चिंता नहीं। तुमने तो कहा था कि वो गजब की ताकत रखता है। मैंने ये भी कहा था कि उसका बायां हाथ टूट गया है। एक हाथ से वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। नैन्सी वहाँ अपने भाई के साथ रहती है। मैं वहाँ जाऊँगा और उससे बात करूँगा। वो चांदी के दांत वाले हत्यारे को जानती है तो और भी बहुत कुछ जानती होगी। उसका इस मामले में दखल जरूर है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। क्या अभी वहाँ चल रहे हैं? कल सुबह। रात में आराम करूँगा। सुबह किसी डॉक्टर से सिर की बैंडेज भी बदलवानी है। मैं भी तुम्हारे साथ उस लड़की के पास जाऊँगा। नहीं साठे, सिर्फ मैं जाऊँगा। तुम दूर रहकर उस बंगले पर नजर रखोगे। मेरी वापसी का इंतजार करोगे। वहाँ मुझे खतरा भी हो सकता है। अगर मैं मुनासिब वक्त तक न लौटूं तो हालात के मुताबिक जैसे तुम्हें ठीक लगे मेरी सहायता कर सकते हो। अभी तक मैं नहीं जानता कि नैन्सी का इस मामले से क्या वास्ता है, परंतु ये तो जाहिर है कि मुंबई में चांदी के दांत वाले से नैन्सी की मुलाकात यूं ही नहीं हुई थी। इस हत्यारे से रेस्टोरेंट में मिलना ही अपने आप में खास बात है। अगले दिन 10 बजे देवराज चौहान और विक्रम साठे ने नाश्ता किया। फिर होटल से बाहर आकर डॉक्टर को ढूंढा। क्लिनिक में देवराज चौहान ने सिर पर बैंडेज चेंज करवाई जो कि उसके सिर पर टोप की तरह दिख रही थी। सिर का जख्म पहले से बेहतर हाल में था। टाके ठीक थे। सिर पर केप डाल ली जिसमें बैंडेज छिप गई। दोनों वहां से बाहर निकले। साठे सतर्क निगाह से आसपास नजरें दौड़ाता कह उठा। हमें खतरा हो सकता है। तुम्हें गोवा से जाने के लिए कहा गया था रात को। मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है। कल डेविड के आदमी ने ले ली थी। वापस लेना याद नहीं रहा। मेरी ले लो। तुम्हें भी जरूरत पड़ सकती है। देवराज चौहान बोला। एक रिवॉल्वर एक चाकू इंतजाम करना होगा। मैं कर देता हूँ। गोवा में कुछ लोग मुझे जानते हैं। साठे ने कहा। 1.5 घंटे में साठे ने रिवॉल्वर और शिकारी चाकू के साथ साइलेंसर का भी इंतजाम कर दिया। देवराज चौहान ने नाल पर साइलेंसर चढ़ाया और रिवॉल्वर जेब में रख ली। चाकू कमर में पेन के साथ फंसा लिया। अब विक्रम साठे ने गंभीर भाव में देवराज चौहान को देखा। नरोवा, नैन्सी के यहाँ, देवराज चौहान ने कहा। वहाँ से टैक्सी लेकर ये येला गांव पहुँचे। दोनों ओर पूछने पर पता चला कि नरुवा जाने के लिए पास ही समंदर के छोटे से किनारे से बोट्स मिलती है। दोनों पैदल ही उस किनारे तक पहुँचे। वहाँ 10-15 बोट्स खड़ी थी। उन्हें चलाने वाले किनारे पर थे। मात्र 2 किलोमीटर दूर समंदर में छोटी सी टापू जैसी जगह दिखाई दे रही थी। बोट्स वालों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और एक बोट पर वे टापू की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने बोट वालों को बताया कि नरोवा जाना है तो उसने कहा वो उन्हें नरोवा की तरफ उतार देगा। मात्र 8 मिनट में सफ़र खत्म हो गया। साठे ने बोट वाले को 100 का नोट दिया और दोनों बोट से उतरकर नरोवा के किनारे पर पैर रख दिए। दोपहर का 1 बज रहा था। सूर्य सिर पर था पर धूप तीखी नहीं थी।
समंदर से टकराकर आती हवा में भी ठंडक थी। दोनों पूछते पूछते नरुआ इलाके के बंगलों वाले हिस्से की तरफ बढ़ गए। दूर से ही उन्हें नरुआ का वो हिस्सा दिखने लगा जहां बंगले नजर आ रहे थे। वो जमीन से 30-40 फीट ऊंचे मिट्टी के टीले पर बने थे। काफी खूबसूरत और शांत इलाका लग रहा था। स्थानीय लोग आते जाते दिखे। पर्यटक भी थे, परंतु कम मात्रा में थे। उस मिट्टी के टीले पर चढ़कर नरोवा के बंगलों वाले हिस्से में पहुंचकर 52 नंबर बंगला तलाश करने लगे। यहाँ का पूरा वातावरण शांत लग रहा था। पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में खड़े दिख रहे थे। बंगले बड़े और शानदार थे, परंतु जिस बंगले की उन्हें तलाश थी, 52 नंबर बंगला उन्हें सबसे अंत में समंदर की तरफ बना दिखा। एकमात्र यही ऐसा बंगला था जो अन्य बंगलों से बड़ा था। ये 3000 गज में बना था। 4 दीवारी 6 फीट की थी। 4 दीवारी के भीतर चारों तरफ खाली जगह थी जहाँ पेड़ पौधे खड़े थे। बीचों बीच बंगले की इमारत स्थित थी, परंतु उसके खिड़कियां दरवाजे सब बंद दिख रहे थे। बाहरी गेट भी बंद था। तुम यहाँ से दूर हो जाओ और बंगले पर नजर रखो, देवराज चौहान बोला। मैं भीतर जा रहा हूँ। ठीक है, साठे ने कहा। मेरे ख्याल में यहाँ सब ठीक रहेगा। तुमने सिर्फ नैन्सी से ही मिलना है, बात करनी है और उस हत्यारे के बारे में पूछकर वापस आ जाना है। नैन्सी ब्राउन, डेविड ब्राउन की जरूर कुछ लगती होगी। दोनों के नाम के पीछे ब्राउन लगा है। मैं यहाँ से कुछ दूर रहकर बंगले पर नजर रखता हूँ। साठे एक तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने चारों तरफ नजर मारी, फिर बंगले की तरफ बढ़ गया। लोहे के गेट के पास पहुंचा, जो कि इतना बड़ा था कि 2 कारें एक साथ भीतर जा सके। गेट 15 फीट ऊंचा था। वो भीतर से बंद था। देवराज चौहान ने गेट की सलाखों से भीतर देखा। पेड़ों के सूखे पत्ते हर तरफ बिखरे नजर आ रहे थे। साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं था। ये देखकर तो लगता था जैसे यहाँ रहता ही कोई न हो। गेट से 4 फीट चौड़ी सीमेंट की पट्टी ठीक सामने मुख्य द्वार की तरफ जाती दिख रही थी। कोई भी नजर नहीं आ रहा था। देवराज चौहान ने गेट को चेक किया। गेट भीतर से बंद था। इसका मतलब बंगले में कोई है। तभी देवराज चौहान की नज़र गेट में लगे विकेट गेट पर पड़ी। देवराज चौहान ने विकेट गेट को धकेला तो वो खुल गया। देवराज चौहान समझ गया कि बंगले में रहने वाले आने जाने के लिए विकेट गेट का इस्तेमाल करते होंगे। देवराज चौहान थोड़ा सा झुका और विकेट गेट से भीतर प्रवेश कर गया। विकेट गेट को बंद कर दिया। वो जानता था कि साठे उसे देख रहा होगा। आसपास नजरें घुमाते देवराज चौहान सीमेंट की पट्टी जैसे रास्ते पर बढ़ने लगा। कोई सूखा पत्ता जूते के नीचे आता तो उसकी चरमराहट सुनाई दे जाती। लॉन की घास बेतरतीबी से बढ़ी हुई थी। यहाँ की हालत देखकर लगता था जैसे महीनों से सफाई न की गई हो। गेट के बाहर से देखने वाला तो इस बात का धोखा खा जाए कि यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। संभव है कोई रहता ही ना हो। वेटर को भी ठीक से पता ना हो। बाहरी गेट तो भीतर से बंद करके विकेट गेट से बाहर निकला जा सकता है। कोई रास्ता होता तो दिखता जरूर यहाँ। देवराज चौहान दो विचारों में उलझ गया कि बंगला खाली है या यहाँ कोई रहता है। देवराज चौहान मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। वहां डोरबेल का स्विच लगा दिखा। कुछ पल तो वो दरवाजे की ओर डोरबेल के स्विच को देखता रहा, फिर पलटकर बंगले के साथ साथ आगे बढ़ गया। बंगले के चारों तरफ घूमकर पूरा चक्कर लगाने में उसे 10 मिनट लग गए। खिड़कियां थी, अन्य दरवाजे भी दिखे, परंतु सब बंद ही मिले। बंगले के हर तरफ पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों का ढेर था। बेतरतीबी से घास उगी हुई थी। देवराज चौहान को लगा कि जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। वो वापस बंगले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा और डोरबेल के स्विच को दबाया तो भीतर कहीं टन टन की बेल बजने की आवाज़ आई। देवराज चौहान ने राहत की सांस ली कि यहाँ कोई आवाज़ तो सुनाई दी। खड़ा रहा। 2 मिनट बीत गए, परंतु दरवाज़ा नहीं खुला। तो क्या सच में इस बंगले में कोई नहीं रहता? ये खाली है। देवराज चौहान ने पुनः बेल बजाई तो फिर से टन टन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। इसी बंगले का बेसमेंट, एक लंबा सा कमरा।
15 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा। कमरे की दीवार पर एक तरफ सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन चमक रही थी, जिन पर तरह तरह के दृश्य नजर आ रहे थे। जैसे एक स्क्रीन पर छोटी सी कोठरी में जगमोहन लेटा दिख रहा था, दूसरी स्क्रीन पर सोहनलाल नजर आ रहा था, एक स्क्रीन पर डेविड ब्राउन और सुनैना नजर आ रहे थे और एक स्क्रीन पर 14 बरस की बच्ची कोठरी में बैठी दिख रही थी। अन्य स्क्रीनों पर बेसमेंट और ऊपर बंगले की कई जगहों के दृश्य थे। इन्हीं में से एक स्क्रीन में मुख्य दरवाजे के पास खड़ा देवराज चौहान नजर आ रहा था, परंतु कैमरा उसके सिर पर लगा था, इसलिए चेहरा स्पष्ट न दिखकर वो ऊपर से सिर से पाँव की तरफ दिख रहा था। स्क्रीनों के सामने कतार में 8-10 कुर्सियां रखी थी, जिन पर 4 आदमी बैठे थे, स्क्रीनों पर नजर रखे थे। उनमें 2 कुर्सी हटकर 25 बरस का स्लिम सा युवक बैठा था। वो क्लीन शेव था, उसके सिर के बाल गर्दन तक लंबे थे। उसकी भूरी आंखें उस स्क्रीन पर टिकी थी जहां देवराज चौहान दिख रहा था। चेहरे पर सोच के भाव दिख रहे थे। तभी उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन दबाकर बोला, सिस्टर को मेरे पास भेजो, जल्दी आने को कहो, कहकर उसने रिसीवर रख दिया। 2 मिनट ही बीते थे कि एक दरवाजे से नैन्सी ब्राउन ने भीतर प्रवेश किया। उसके साथ चांदी के दांत वाला वो हत्यारा भी था। उसके बाएं हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ था और हाथ गले में डाली डोरी में फंसा हुआ सेट था। नैन्सी ब्राउन के पीछे चल रहा था। दाएं हाथ की उल्टी हथेली पर स्टील मड़ा था, जिसे वो स्टील के गुस्से के तौर पर इस्तेमाल करता था। नैन्सी ने स्कर्ट और टॉप पहन रखा था। वो भला की खूबसूरत थी, होठों पर लिपस्टिक चमक रही थी। देवराज चौहान को देखकर परेशान हो गए जेरी। नैन्सी ने कहा, यही बात है ना? तो तुम्हें पता है सिस्टर। जेरी ने गर्दन घुमाकर नैन्सी को देखा। मुझे तब से ही पता है, जब वो बंगले के गेट से बाहर था। मैं इसे कैमरे की मदद से देख रही हूँ। ये यहाँ तक कैसे आ पहुँचा? जेरी ने पुनः स्क्रीन की तरफ देखा। कब से मेरी तस्वीर लिए मुझे ढूंढता फिर रहा है। मेरा पता चल गया होगा इसे। ये तुम्हारी गलती है सिस्टर। मैं तो कब से कह रहा था कि 10 आदमी बेचकर इसे ख़त्म करवा देते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। हमेशा तुम अपनी ही क्यों करती हो? जेरी ने गुस्से में कहा, इसे ख़त्म करवा देने में हमारा फ़ायदा नहीं। ये बहुत हिम्मत वाला, सख्त जान और समझदार इंसान है। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। ये हमारे लिए काम करेगा। अगर ना माना तो मानेगा। जगमोहन और सोहनलाल हमारे कब्जे में है। इसी वक्त के लिए उन्हें जिंदा रखा था। इन दोनों के खातिर देवराज चौहान हमारे लिए काम करने को मान जाएगा। नैन्सी ने विश्वास भरे स्वर में कहा, इसे मारने का मुझे मौका नहीं मिलेगा। चांदी के दांत वाला कह उठा, तुम्हारा तो हाथ तोड़ दिया उसने बबलू। जेरी का स्वर तीखा हो गया। तुम्हें कई मौके मिले, परंतु तुम इसे मार नहीं सके। मार दिया होता तो आज ये यहाँ ना होता। किस्मत से बचता रहा ये। चांदी के दांत वाले बबलू ने कहा, अब नहीं बचेगा। अब तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। नैन्सी बोली, ये हमारा आदमी बनने वाला है। चांदी के दांत वाला शांत खड़ा रहा। अब करना क्या है इसका? जेरी ने चिल्लाकर कहा, शांत रहो जेरी, लैला उसे लेकर यहीं आ रही है, सब ठीक हो जाएगा। देवराज चौहान अब हमारा आदमी बनने वाला है। ये हमारे लिए काम करेगा। मुझे इससे मिलकर खुशी होगी। नैन्सी का स्वर सामान्य था। देवराज चौहान को लगने लगा कि बंगले में कोई भी नहीं है। दोबारा बेल बजा चुका था। कोई होता तो अब तक आ गया होता। वो इन्हीं सोचों में उलझा था कि एकाएक दरवाज़ा खुला। सामने लैला को देखकर देवराज चौहान चौंका। तुम? उसके होठों से निकला। कुछ सतर्क सा हो गया। मैंने तो सोचा था कि तुम मुंबई चले गए होगे। लैला मुस्कुराई। देवराज चौहान ने गहरी नज़रों से लैला को देखा। शिकायत है तुमसे कि रात तुम मेरे साथ नहीं रहे। लैला पीछे हटती बोली, आ जाओ। देवराज चौहान वहीं खड़ा रहा। क्या यहाँ डेविड ब्राउन रहता है? देवराज चौहान ने पूछा। तुमने किससे मिलना है? लैला मुस्कुराई। देवराज चौहान ने नैन्सी की तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। इससे मुलाकात हो जाएगी, भीतर आ जाओ। लैला बोली, इसका नाम नैन्सी है। तुम तो सब मालूम करके आए हो।
पर तुम तो डेविड के साथ थी, फिर यहाँ नैन्सी के घर दरवाजे पर खड़े रहकर ही सब सवाल करोगे? भीतर आओ, बैठो, मैडम से मिलो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा। देवराज चौहान, तुम काफ़ी कुछ जानना चाहते होगे। देवराज चौहान लैला को देखता रहा। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लैला कल डेविड ब्राउन के साथ थी, पर आज वो नैन्सी के घर दिख रही थी। ये बात पूरी तरह से उलझन में डालने वाली थी। आगे बढ़ने में खतरा तो था ही, पर यहाँ तक आकर पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि उसे जगमोहन और सोहनलाल की तलाश करनी थी। उन्हें वापस लेना था। देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर आया। लैला दरवाज़ा बंद करके पलटी। ये काफ़ी बड़ा हॉल था, सजा हुआ था, हर तरफ शांति थी, कोई आहट नहीं उठ रही थी। देवराज चौहान ने लैला को देखा। तुम्हें रात मेरे जाने के बाद अफसोस तो नहीं हुआ कि तुमने मुझे खो दिया? लैला ने मुस्कुराकर कहा। नैन्सी डेविड ब्राउन की बेटी है? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं तो, तुमसे किसने कहा? कहाँ है वो? आओ मेरे साथ, कहकर लैला आगे बढ़ गई। देवराज चौहान सतर्क सा उसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया कि तुम डेविड ब्राउन के साथ भी हो और नैन्सी के साथ भी। तुम बातों को समझने की बहुत जल्दी कर रहे हो। रुको तो, अभी अभी तो आए हो, सब पता चल जाएगा। डेविड ब्राउन भी यहाँ है, तुम मानने वाले नहीं। लैला हंसी। पूछना बंद नहीं करोगे? लैला देवराज चौहान के साथ बंगले के बीच के एक हिस्से में पहुंची और एक कमरे में गई। अब तक देवराज चौहान को 2-3 नौकरों के अलावा कोई और नहीं दिखा था। लैला ने कमरे का वार्डरोब खोला तो सामने नीचे जाती सीढ़ियां दिखी। लैला सीढ़ियां उतरती कह उठी, आते रहो। देवराज चौहान नीचे नहीं उतरा, वहीं खड़ा रहा। 5-6 सीढ़ियां उतरकर लैला ठिठकी और पीछे पलटकर देखा। रुक क्यों गए? नीचे क्या है? देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। नैन्सी मैडम है, डेविड ब्राउन है, जगमोहन है, सोहनलाल है, और क्या चाहिए तुम्हें? लैला मुस्कुराई। जगमोहन और सोहनलाल यहाँ है? देवराज चौहान का दिल धड़का। जगमोहन और सोहनलाल यहाँ है? देवराज चौहान का दिल धड़का। कसम से यही है। लैला ने अपने गले की घंटी को हाथ लगाया। देवराज चौहान नीचे उतरने लगा। उसे खतरा महसूस हो चुका था। वो जानता था कि यहाँ पर भारी तौर पर गड़बड़ है, पता नहीं आगे क्या हो। लेकिन ये जानकर कि जगमोहन, सोहनलाल यहाँ है, वो वापस नहीं पलट सकता था। उन दोनों की तो जरूरत थी उसे, पर यहाँ हो क्या रहा है, वो हर बात से अनजान था। सीढ़ियाँ खत्म होते ही देवराज चौहान ने खुद को एक कमरे में पाया। वहाँ 3 टेबल, कुर्सियाँ रखे लोग फाइलों और कागजों में उलझे हुए थे। सामने लैपटॉप भी चल रही थे। देवराज चौहान ने नोट किया वो 7 लोग थे। उन्होंने सरसरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, परंतु अपने कामों में व्यस्त रहे। रुको मत, आते रहो। लैला उस कमरे से बाहर निकलती बोली। देवराज चौहान उसके पीछे चल पड़ा। कई रास्तों को पार किया लैला ने। देवराज चौहान को हर तरफ अपने अपने कार्यों में लोग व्यस्त दिखे। उसमें लड़कियां औरतें भी थी। फिर लैला ने एक दरवाज़ा खोला और पलटकर देवराज चौहान से बोली, आओ। देवराज चौहान ने गहरी नज़रों से लैला को देखा, फिर खुले दरवाजे के भीतर प्रवेश कर गया। 2 कदम भीतर जाते ही ठिठका। शरीर में तनाव सा बढ़ता चला गया। ये हाल चांदी के दांत वाले को देखकर हुआ था। नैन्सी को भी देखा, जेरी को भी, और 3 अन्य लोग को भी, जो कुर्सियों पर बैठे स्क्रीनों पर नज़र रखते थे। तभी नैन्सी खुलकर मुस्कुराई और आगे बढ़ती कह उठी, वेलकम देवराज चौहान, वेलकम। पास आकर देवराज चौहान का हाथ थामा। तुम जाने माने डकैती करने वाले हो और इस वक्त मेरे पास हो। आज तक तुम्हारी कद्र कोई नहीं कर सका, परंतु मैं करूँगी। मेरा नाम नैन्सी है, नैन्सी ब्राउन। ये मेरा छोटा भाई जेरी ब्राउन है। तुम बहुत हिम्मती वाले हो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ देवराज चौहान। देवराज चौहान हालातों को समझने की चेष्टा में था। ये तुम्हारा आदमी है? देवराज चौहान ने चांदी के दांत वाले की तरफ इशारा किया। हाँ, मेरा आदमी है। पिछली बातों को भूल जाओ देवराज चौहान, वो सब कुछ अब दोबारा नहीं होगा। तुम अब हमारे लिए काम करोगे।
तुम बेहतरीन आदमी हो। मैंने ये बात बाद में जानी। मैं तुम्हें अपना आदमी बनाना चाहती हूँ। तुम जैसा इंसान मेरे साथ काम करेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। बबलू से आज तक कोई नहीं बच सका और तुमने इसकी कलाई तोड़ दी। मैं हैरान हो गई तभी मैंने सोचा कि तुम्हें अपना आदमी बनाऊंगी। कोई नाराज़गी मन में मत रखो। डेविड ब्राउन ने भी मुझे ऐसा ही कुछ कहा था। वो कहाँ है? देवराज चौहान बोला। यही है अंकल, उधर स्क्रीन पर देख लो। नैन्सी ने उस तरफ हाथ किया। अंकल? देवराज चौहान ने नैन्सी को देखा। वो मेरे और जेरी के अंकल है, मतलब कि चाचा। ओह! देवराज चौहान आगे बढ़ा और सीसीटीवी की स्क्रीनों पर नज़र दौड़ाने लगा। वहाँ सोहनलाल, जगमोहन, डेविड ब्राउन, एक औरत सुनैना के साथ और एक छोटी लड़की दिखी। वो 14 साल की लग रही थी। यकीनन वो मैना थी, सोनू सावंत की बेटी। देवराज चौहान ने देखा, तभी उसकी जेब में रखी रिवॉल्वर फुर्ती से निकाल ली गई। देवराज चौहान फौरन पलटा। ये काम लैला ने किया था। यहाँ बाहरी व्यक्ति हथियार नहीं रख सकता। लैला ने मुस्कुराकर कहा। रिवॉल्वर उसके हाथ में थी। देवराज चौहान ने लैला से कुछ नहीं कहा और नैन्सी जेरी को देखकर बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? नैन्सी बोली। सिस्टर, जेरी कह उठा, मुझे आदमी ठीक नहीं लग रहा। मेरी मानो तो इससे बात मत करो और शूट कर दो। हमारे पास बेहतर से बेहतर आदमी है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। चुप रहो जेरी, ये हमारे काम का है। मुझे ये ठीक नहीं लगता। इसकी आंखें बता रही है कि ये तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम गलत कह रहे हो। देवराज चौहान ने जेरी को देखकर शांत स्वर में कहा, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ और हो सकता है मैं तुम लोगों के साथ काम करने लगूं, पर पता तो चले कि क्या हो रहा है। कल मुझसे डेविड ब्राउन मिला था, वो मुझे कुछ और कह रहा था, परंतु परंतु अब उस स्क्रीन को देखकर लगता है कि वो कैद में है। जब तक कि मुझे सब कुछ पता नहीं चलेगा तब तक मैं कुछ कह नहीं सकूँगा। मैं तुम्हें अभी सब कुछ बताऊंगी। नैन्सी कह उठी। जगमोहन, सोहनलाल को क्यों कैद में रखा है? आज के दिन के लिए। मैं समझा नहीं। देवराज चौहान की निगाह नैन्सी के खूबसूरत चेहरे पर थी। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।